अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिख दीजिए एक बार। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही ना बेटा? ओके ओके। तो आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा? 4th ही है शायद। लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 4th नहीं 5th है। लेक्चर नंबर 05। तो अपन पढ़ क्या रहे थे? अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था अपन पढ़ रहे थे अवकलन का अनुप्रयोग। तो मैंने आपको बताया था कि अवकलन से हमें क्या मिलता है? अवकलन से हमें दो चीजें मिलती हैं। अवकलन, ठीक है, जैसे इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं dy अपॉन dx। इससे हमको क्या मिलता था? याद है बेटा? इससे हमको दो चीजें मिलती थी। इससे हमको दो चीजें मिलती थी, ठीक है। एक मिलता था y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, और दूसरा क्या मिलता था हमें? वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलती थी। क्या मिलती थी बेटा? वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। अब देखो इसके अनुप्रयोग। एक सवाल करते हैं, फिर अनुप्रयोग देखते हैं। सवाल कि किसी गोले की त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, ठीक है। तो गोले के आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो गोले के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें परिवर्तन की दर निकालना है, किसके? गोले के आयतन के परिवर्तन की दर, ठीक है। और दर आपको बोला जाए तो समय के सापेक्ष, दर बोला जाए बेटा तो समय के सापेक्ष। तो देखो सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे बेटा? सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे दैट v इज इक्वल टू, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। वही होता है बेटा गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। बेटा आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? एक बार आवाज क्लियर है? सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे, अभी सही है? अभी ठीक है। तो अब इसका अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष, है ना। परिवर्तन की दर निकालना है, तो परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, परिवर्तन की दर हमें मिलती है अवकलन से, तो इसको अपन लिखेंगे dv अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3 तो कांस्टेंट है बेटा, पाई भी कांस्टेंट है। अब r क्यूब के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा बेटा? तो पहले r की घात 3 का अवकलन करेंगे तो 3 आगे आएगा और r की घात 2 बचेगा, ठीक है, गुणा। अब देखो ये तो कांस्टेंट था, 4 पाई/3 कांस्टेंट है बेटा। r क्यूब का हमने अवकलन किया, अब हम r का अवकलन करेंगे। किसका? r का। तो r का अवकलन dr/dt, r का अवकलन हो जाएगा बेटा dr अपॉन dt। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आयतन के परिवर्तन की दर dv अपॉन dt बराबर हमें मिलेगी बेटा 4 पाई r² इंटू dr/dt। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। बेटा 1 से का अपन को dr/dt भी लिखना होगा। हम समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो आयतन का भी अवकलन समय के सापेक्ष करेंगे, r का भी अवकलन समय के सापेक्ष। ओके चलिए, वेरी गुड। अब देखो इसका भी हमें काम आएगा। अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अवकलन के अनुप्रयोग से अपन क्या बोलते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या है कि किसी फलन का अधिकतम व न्यूनतम मान कहां होगा, अवकलन की सहायता से, अवकलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, अवकलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं किसी फलन का अधिकतम व न्यूनतम मान कहां पर होगा। ये हम अवकलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, ये देखो हमें कोई वक्र दिया गया है, क्या दिया गया है? वक्र, ठीक है, इस प्रकार से कुछ। अब देखो अधिकतम न्यूनतम मान का मतलब होता है कि आसपास से मान ज्यादा हो या आसपास से मान कम हो, आसपास की जगह से मान कम हो या आसपास की जगह से मान ज्यादा हो। जहां पर आसपास की जगह से मान जाता है वो मैक्सिमा, जहां आसपास की जगह से मान कम है वो मिनिमा। वो क्या होता है बेटा? मिनिमा होता है, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा। ये सही कह रहे हो बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ज्ञात करना। मैक्सिमा का मतलब होता है अधिकतम मान और मिनिमा का मतलब होता है न्यूनतम मान, ठीक है। तो एक पॉइंट ए रहा, दूसरा पॉइंट ए है, तीसरा पॉइंट ए रहा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जगह पर, यहां पर अपन चेक करने जाए तो यहां पर मान मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमा है, यहां पर मान कैसा है? मैक्सिमम है, ये मैक्सिमा है, और यहां पर मान मिनिमम है, ये मिनिमा है, ठीक है। यहां पर मान मैक्सिमम है, यहां पर मान मैक्सिमम है, ठीक है। ये कोई फलन है अपना fx, x का फलन है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस x पर मैक्सिमा है, किस x पर मिनिमा है, ये पता करके बताइए, ठीक है। तो बेटा देखना कि यहां पर आपको मैक्सिमा दिख रहा है, इस जगह पर मिनिमा है, और इस जगह पर फिर से मैक्सिमा है। मैक्सिमा, ये मैक्सिमा की स्थिति है, ये मिनिमा की स्थिति है, और ये मैक्सिमा की स्थिति है। ये क्या है बेटा? मैक्सिमा की स्थिति, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तो ग्राफ दिया है तो हम देख के बता सकते हैं कि कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है। अगर ग्राफ नहीं दिया हो, फलन दिया हो, आपको कोई फलन दिया हो और उसमें हमें चेक करना हो कहाँ मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना। तो देखो बेटा,
आप एक बताओ कि जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा है, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा है, हम वहां स्पर्श रेखा खींचें। जहां पर भी मैक्सिमा है या मिनिमा है वहां पर स्पर्श रेखा खींचें, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी? कमेंट में बता दो जल्दी से। जहां पर भी मैक्सिमा है या मिनिमा है वहां पर हम स्पर्श रेखा खींचें, जहां पर भी मैक्सिमा है या मिनिमा है वहां पर हम स्पर्श रेखा खींचें, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी? 0 होगी। तो अपन कहेंगे नोट, नोट ये जहां पर भी मैक्सिमा उच्चिष्ट या निम्नष्ट मिनिमा, मिनिमा होगा वहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होगी, शून्य होगी। और स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें किससे मिलती है? अवकलन से। अवकलन से बेटा हमें क्या मिलता है? वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता m, प्रवणता m। तो जहां पर भी मैक्सिमम मिनिमा होगा तो स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होगी, मतलब m बराबर 0, और m क्या होता है? dy by dx। तो dy by dx का मान कितना होगा बेटा? dy by dx का मान 0 हो जाएगा। dy by dx का मान कितना हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। ठीक है, dy by dx का मान कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। तो इसमें कोई संशय, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें देखना होता कि dy by dx 0 करके आप ये बताओ हमें मैक्सिमा की स्थिति पता चलेगी या मिनिमा की, या दोनों की? dy by dx बराबर 0 अगर हम करेंगे तो मैक्सिमा की स्थिति पता चलेगी या मिनिमा की, या दोनों की? तो हम कहेंगे दोनों की, क्योंकि मैक्सिमा पर भी प्रवणता कितनी? 0, मिनिमा पर भी प्रवणता कितनी? 0। मैक्सिमा पर प्रवणता 0, तो चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा, दोनों जगह प्रवणता कितनी होनी है? 0 होनी है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कब मैक्सिमा कब मिनिमा। अब हमें ये पता करना है बेटा कि कब मैक्सिमा कब मिनिमा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। अब हमारा अगला स्टेप क्या है बेटा कि कब मैक्सिमा व कब मिनिमा, कब मिनिमा। तो इसके लिए बेटा अपन क्या करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, याद रखना सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल दिए, और अगर ये वाला मान पॉजिटिव आता है, कैसा आता है? पॉजिटिव, तो क्या होगा? मिनिमा। तो क्या बेटा? मिनिमा। अगर इसका मान नेगेटिव आता है किसी एक्स के लिए, किसी दिए गए एक्स के लिए इसका मान नेगेटिव आता है, ठीक है, तो मैक्सिमा। तो क्या बनेगा बेटा? मैक्सिमा। मैं इसको भी पूरा लिख देता हूं पॉजिटिव, इसको भी पूरा लिख देता हूं बेटा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर मिनिमा आएगा। अच्छा, वो तो मैं मैक्सिमा, वो तो मैंने लिख दिया। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर इसका मान 0 ही आ गया तो ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो क्या होगा? अगर 0 है तो न तो मैक्सिमा, मैक्सिमा और ना ही मिनिमा, न तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा, ना मैक्सिमा बनेगा और ना मिनिमा बनेगा। ठीक है, ऐसे। तो ये चीज याद रखना बेटा। मैं एक बार इसको और लिख देता हूं कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा बेटा? मिनिमा। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये लेस देन 0 है तो क्या बनेगा? मैक्सिमा, मैक्सिमा। और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये इक्वल टू 0 है तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। बी केयरफुल। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें, ये याद रखना बेटा, ये याद रखना है। ठीक है, और याद रखने का तरीका बता रहा हूं कैसे, क्यों? देखो, जहां पर मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा वहां पर तो स्लोप 0, मैक्सिमा पर स्लोप 0, लेकिन हम मैक्सिमा से थोड़ा सा आगे गए, मैक्सिमा से थोड़ा सा आगे गए, चिटी भर आगे गए। मैक्सिमा से अगर हम थोड़ा सा बेटा आगे गए तो स्पर्श रेखा खींचेंगे प्रवणता आएगी नेगेटिव, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो प्रवणता कैसी आएगी? नेगेटिव। तो मैक्सिमा के बाद नेगेटिव आना है, ऐसे याद रखना। मैक्सिमा के बाद क्या आना है? नेगेटिव। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, मिनिमा है, मिनिमा, मिनिमा के आप जस्ट आगे जाओ, मिनिमा के जस्ट आगे, ठीक है, जस्ट आगे, जस्ट पीछे, तो बेटा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो प्रवणता पॉजिटिव होगी। ठीक, इस रेखा की प्रवणता पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो मिनिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां पर मैक्सिमा होगा उसके आसपास अगर आप स्पर्श रेखा, जहां पर मैक्सिमा होगा उसके आगे अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, जस्ट आगे खींचना है, पीछे नहीं, आगे अगर स्पर्श रेखा खींचो, याद रखने का तरीका, तो प्रवणता नेगेटिव। मिनिमा के जस्ट आगे, मिनिमा के जस्ट आगे स्पर्श रेखा खींचेंगे प्रवणता पॉजिटिव, तो यहां पर मान पॉजिटिव होना चाहिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ना। ये याद रखना का तरीका बता रहा हूं मैं। अब देखो, इससे थोड़ा सा आगे जाओ, इससे थोड़ा सा आगे गया तो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसकी प्रवणता नेगेटिव होगी, तो याद रखना सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। ये याद रखने का तरीका है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक मित्र लिख रहे हैं कमेंट में कि सर जहां पर भी कोई चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो लिखते चलना, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो मैं लिखते ही चलता हूं। दूसरी चीज, ये बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ, ये पूरा का पूरा जितना बता रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट है, सारा चीज महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन एग्जांपल, एग्जांपल तो हमने कहा हमारे पास एक फलन है y इज इक्वल टू x का फलन है x की घात 3/3 माइनस 10 नहीं, ठीक है, माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कुछ भी ले लो 57। ये हमारे पास एक फलन है, ये हमारे पास क्या है बेटा? एक फलन है। ठीक है, अब हमें इस फलन में बताना है कि कहां पर मैक्सिमा बनेगा, कहां पर मिनिमा बनेगा। अब देखो, ग्राफ दिया होता है ऐसे ऐसे ऐसे, मैं ग्राफ दे दूं तो आप देख के बता दोगे कि सर यहां पर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा देख के बता दोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और सर, कहां पर ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा, हमने कहा कहीं ग्राफ ऐसा है, अगर हम यहां पर कोई पॉइंट उठा लें तो यहां पर ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, यहां पर बेटा इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। ठीक है, इस पॉइंट पर भी ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। जहां पर मैक्सिमा होगा वहां आसपास से वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पर मिनिमा होगा वहां पर आसपास से वैल्यू कम होगी, और जहां पर आसपास से वैल्यू ना कम है ना ज्यादा है, वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू नियत है, तो वहां पर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा ग्राफ दिया हो तो देख के बताना बड़ा आसान है, देख कर बताना बड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन अगर फलन दिया हो तो, फलन दिया हो तो अभी तक
ये कितने लोग समझे कि अगर ग्राफ दिया गया है तो देखकर बताना आसान है। ग्राफ अगर दिया है तो ग्राफ देखकर मैक्सिमा या मिनिमा बता दोगे या नहीं बता दोगे? जल्दी बोलो, ग्राफ दिया, ग्राफ को देखकर मैक्सिमा या मिनिमा बता दोगे या नहीं बता दोगे? बताओ, कमेंट में बताओ, पोल हो जाए, थम्स अप समझता हूं, बता दोगे थम्स अप समझता हूं। अगर बता दोगे ये चीज समझे तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या इसको देख के बता दोगे कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, हम इसको देखकर नहीं बता सकते, सिर्फ ऐसे निहार के इसको देखो और हम बता दें कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, नहीं बता सकते। तो मास्टर क्या करें? मास्टर तो फिर क्या करें? तो हमने कहा सॉल्व करेंगे इसको जो अपने तरीका सीखा है। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन अपन क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 3x² डिवाइड बाई 3 माइनस 5/2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया? 2x हो गया, प्लस 6 कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन एक्स के ही सापेक्ष 1 हो जाएगा, और 57 बेटा कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x के मान निकालो। x के क्या क्या मान आ रहे हैं? x के क्या क्या मान आ रहे हैं बेटा? जल्दी बता, 2,3, भरोसा कर लूँ आप पर। x के क्या क्या मान आ रहे हैं बेटा? x बराबर 2 व x बराबर 3, x बराबर 2 व x बराबर 3, 2 मान आ रहे हैं, यही 2 मान आ रहे हैं, पक्का भरोसा कर लूँ? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब x के जो 2 मान आए हैं इसमें से एक पर मैक्सिमा होगा, एक पर मिनिमा। x के 2 मान है तो 2 में से एक पर मैक्सिमा होगा, एक पर मिनिमा होगा। कभी लगातार 2 मैक्सिमा या 2 मिनिमा लगातार नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर मिनिमा है तो यहाँ पर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मिनिमा, मिनिमा आया, तो मिनिमा से मैक्सिमा के बीच में, मतलब 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर होगा, 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी मैक्सिमा, यहाँ पर भी मैक्सिमा, नहीं, 2 लगातार मैक्सिमा कैसे हो सकते हैं, या 2 लगातार मिनिमा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी एक पर मैक्सिमा होगा, किसी एक पर मिनिमा। अब हमें ये चेक करना है, ये चेक करना है कि किस मान पर मैक्सिमा और किस मान पर मिनिमा। x के 2 मान मिले, इसमें से किस मान पर मैक्सिमा और किस मान पर मिनिमा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो अब अपन को क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव तो है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान तो है, कितना? डी वाई अपॉन डी एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। ठीक है, इस तरीके से 2x माइनस 5। अब हम इसमें एक बार x बराबर 2 रखेंगे, इसमें एक बार x बराबर 2 रखेंगे और एक बार x बराबर 3 रखेंगे। इसमें हम एक बार x इज इक्वल टू 2 रखेगा और एक बार x इज इक्वल टू 3 रखेगा, एक बार x बराबर 2 और एक बार x बराबर 3। तो x बराबर 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 5, 2 इंटू 2 माइनस 5, मान कितना आया? माइनस का 1, माइनस 1 बोले तो मान कैसा है बेटा? नेगेटिव है, नेगेटिव। मान कितना है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मान नेगेटिव है। ठीक है, मान नेगेटिव है, तो जब मान नेगेटिव होता है तो क्या बनता है? मैक्सिमा। तो x बराबर 2 पर मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पर चेक करें, x का मान जब हम 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 5, तो ये मान कितना आया? प्लस 1। हमें 1 से कुछ लेना देना नहीं है कि मान कितना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मान कैसा है? पॉजिटिव, ये मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमा बनेगा, पॉजिटिव है तो मिनिमा बनेगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। अपन ने चेक कर लिया। ये -1 -2 से कुछ लेना देना नहीं है भाई, ये कुछ भी आए, हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव, कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिर आपसे कोई कहता कि फलन का अधिकतम मान निकालो। पिछले प्रश्न में फलन का अधिकतम बोले तो मैक्सिमम व मिनिमम मान ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम व मिनिमम मान ज्ञात कीजिए, फलन का मैक्सिमम व मिनिमम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो y का मान मैक्सिमम आएगा, कब? x बराबर 2 पर, y का मान मैक्सिमम होगा x बराबर 2 पर। तो मान अगर ज्ञात करना है तो y का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? हमारे पास y है क्या? y था क्या? ये x की घात 3/3 माइनस 5/2 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना था? 57, इतना ही लिया था। यस, तो y का मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा? y मैक्स अगर आपको ज्ञात करना है तो x की जगह 2 रख दो, तो 2 की घात 3/2 माइनस 5/2/3, 3 था बेटा, माइनस 5/2 x की जगह 2 रख दो, तो 2 का वर्ग प्लस 6 इंटू 2 प्लस 57। यहाँ से मान आप कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं कि कितना आया, ये जोड़ना घटाना है। यहाँ से आप मान ज्ञात कर सकते हो कि कितना आया। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अब y का मिनिमम मान ज्ञात कर सकते हैं। y का मिनिमम मान कब आएगा? x बराबर 3 पर आएगा, x बराबर 3 पर। ठीक है, तो y का मिनिमम मान हो कितना जाएगा? तो 3 की घात 3/3, x की जगह कितना रख दोगे? 3 रख दोगे, x की जगह कितना रख दोगे बेटा? 3 रख दोगे, माइनस 5/2 x की जगह 3 लिखो प्लस 57। ठीक है, तो यहाँ से आपको y का मिनिमम मान मिल जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर x बराबर 2 व x बराबर 3 कहाँ से आया है, कहाँ से आया है? तो बेटा इस वर्ग समीकरण को हल करके, जब आप ये वर्ग समीकरण हल करेंगे ना, वर्ग समीकरण हल करना आता है, ये 9th क्लास में सीख जाते हैं, 9th में भी करते हैं, 10th में भी करते हैं, 11th में बहुत करते हैं। आप 12th में हो, किस क्लास में हो? 12th क्लास में। भाई आवाज और बढ़ सकती है क्या? आवाज बढ़ सकती है क्या? चलो, मान जो भी आ रहा हो आप कैलकुलेट कर लेंगे, मान जो भी आ रहा हो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो एक एग्जांपल आपके लिए,
आप चेक करके बताओगे कि कहां पर मैक्सिमा कहां पर मिनिमा। तो y इज इक्वल टू x की घात 3/3 माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ये आपको फलन दिया है, ये आपको क्या दिया गया बेटा, फलन 2x प्लस 6। ठीक है, मान निकाल के बताओ कहां पर मैक्सिमा बनेगा और कहां पर मिनिमा बनेगा, कहां पर मैक्सिमा बनेगा कहां पर मिनिमा बनेगा, मान निकाल के बताओ। हर से पूछ रहे हैं 2x प्लस 5 कहां से है बेटा, आप कल की क्लास में नहीं होंगे। फिर देखो हमने इसका अवकलन किया, इसका अवकलन। अब दिक्कत क्या हो जाती है ना कि आपने कल की क्लास नहीं अटेंड की होगी, आज आप अटेंड कर रहे हैं, तो जो कल चीजें हम पढ़ा चुके हैं वो तुम्हें पता ही नहीं है, इसलिए कहते हैं बेटा क्लासेस मिस मत किया करो, क्लासेस मिस बेटा मत किया करो। अब तुम क्लास मिस करोगे तो तुम नहीं सीखोगे, फिर क्लास में बोलोगे कि सर हमें पिछले क्लास का चीज पता नहीं है, तो बेटा किसका गलती है। और दूसरी बात ये जो आपने गलती की आपका ही है, उसकी गलती की सजा पूरी क्लास को मिलेगी, आपकी गलती की सजा बेटा पूरी क्लास को मिलेगी अगर मैं रिपीट करने गया। फिर बच्चे कहेंगे सर हम कल आए थे, हमारी क्या गलती जो कल की क्लास आज आप रिपीट कर रहे हो। चलो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं और आंसर ये बता रहे हैं x बराबर 1 पर मैक्सिमा, x बराबर 2 पर मिनिमा। क्या बता रहे हैं, x बराबर 2 पर x बराबर 1 पर मैक्सिमा, x बराबर 2 पर मिनिमा। चेक करते हैं, यहां पर आप कह रहे हो मैक्सिमा और x बराबर 2 पर आप कह रहे हो मिनिमा। चेक करें, चेक कर लें। आओ तो सबसे पहले अपन क्या करेगा, dy अपॉन dx निकालेगा, है ना। सॉल्यूशन में स्टेप 1, सॉल्यूशन स्टेप 1। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, करो अवकलन करो, इसका y का अवकलन करो। तो ये 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 3/2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट है, 6 का अवकलन 0 हो गया। ठीक है, इसको 0 के बराबर करना है। तो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हल करो तो जैसे आप बता रहे हैं x का मान एक आ रहा है 1, x का एक मान कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, और x का दूसरा मान कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। x का दूसरा मान कितना है 2 है। ठीक है, इस तरीके से। अब सुनना ध्यान से ही सुनना। स्टेप 2 में अपन को क्या करना है, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये रहा, ये मान किसका है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान था ना, ये मान किसका है बेटा, ये है हमारा, ये नहीं इतना ही, एक बार अवकलन करके हमें इतना मिला था ना, ये मान किसका है, डी वाई अपॉन डी एक्स का। एक बार अवकलन किया ना तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये रहा। ठीक है, तो देखो हमें ये ज्ञात करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमारे पास है, हाँ मास्टर है, कितना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अब अपन क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो ये कितना हो गया 2x माइनस 3, कितना हो गया बेटा 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें हम एक मान रखेंगे x बराबर 1, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कब ज्ञात करेंगे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x का लिया 1 माइनस 3, कितना आया बेटा, ये मान कितना आया, ये मान आ गया माइनस का 1। हमें माइनस का 1 आया या माइनस का 5 आया, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है कि ये मान कैसा आया, नेगेटिव आया, ये मान नेगेटिव आया, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, मैक्सिमम बनेगा। मान कितना आ रहा है उससे लेना देना नहीं है, मान कितना आ रहा है उससे लेना देना नहीं है, बस ये देखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो x बराबर 1 पर मैक्सिमा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, मैक्सिमा। इसका मतलब आप लोगों ने सही जवाब दिया था। यहाँ पर चेक करें, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर मान कितना आएगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, तैयार है, 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये वाला मान कितना आया बेटा, ये मान आया प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का 3, प्लस का 3 आया 1 पर, अच्छा 3 नहीं, x बराबर 2 पर है ना ये, तो ये 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये कितना है बेटा, प्लस का 1 आया। प्लस का 1 से मतलब है कि ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब हुआ दोस्तों यहां पर मिनिमा बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, मिनिमा। ठीक है, ऐसा। तो मान कितना आ रहा है उससे लेना देना नहीं, बस किससे लेना देना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर कोई कहे कि y का मैक्सिमम मान बताओ, तो y का मैक्सिमम मान आप ज्ञात करने के लिए, y मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए आप y के मान में x बराबर कितना रख देंगे 1, x बराबर कितना रख देंगे 1। अगर कोई कहे y का मिनिमम मान ज्ञात करो, तो y का मिनिमम मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, x बराबर कितना रख देंगे 2, x बराबर कितना रख देंगे 2। बात क्लियर है, ऐसा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, काम की चीज है, एक बार बेटा थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। सर हर बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ध्यान से करो कैलकुलेशन। अभी से गलतियों को सुधारोगे तो सेशन के एंड तक जब आप एग्जाम देने जाओगे तो गलतियों पर काबू पा लोगे, कंट्रोल कर लोगे, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। गुड गुड गुड। चलिए, तो ये एप्लीकेशन थे इसके, और एग्जांपल्स बेटा आपको डीपीपी में मिलेंगे, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला चीज, अब अपन बात करते हैं समाकलन की, समाकलन। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो आइए बेटा इंटीग्रेशन अपन करते हैं, इंटीग्रेशन अपन सीखते हैं। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन के बारे में अपन एक लाइन लिखते हैं। देखो बेटा, हर गणितीय ऑपरेशन का, हर गणितीय संक्रिया का एक विपरीत संक्रिया होती है। हर गणितीय संक्रिया की एक विपरीत संक्रिया होती है, ठीक है। हर गणितीय संक्रिया की क्या होती है बेटा? एक विपरीत संक्रिया होती है। जैसे जोड़ने का उल्टा घटाना, या घटाने का उल्टा जोड़ना, गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा, भाग का उल्टा गुणा, ठीक है। तो ऐसे बेटा अवकलन समाकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। अवकलन समाकलन एक दूसरे के बेटा विपरीत प्रक्रियाएं हैं। अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन, ठीक है। तो हम कहते हैं यह अवकलन का उल्टा प्रक्रम होता है। यह अवकलन का उल्टा प्रक्रम होता है। यह अवकलन का उल्टा प्रक्रम होता है। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ अवकलन, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ अवकलन। क्या करूं सर, मेरा लाइव चैट नहीं चल रहा। बेटा कभी आप कभी ज्यादा ऐसा दिक्कत हो ना, तो आप एक बार ऐप बंद करके फिर चालू कर लिया करो। बंद करके फिर चालू कर लो। ज्यादा ही दिक्कत हो कभी, तब भी नहीं हो तो एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया करो। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो वो क्लास की बात करना, भली चैट ना चले। दोनों मान पॉजिटिव, सर अगर दोनों मान पॉजिटिव हो तो क्या दोनों मान नेगेटिव होंगे? ठीक है। अब देखो, ये अगर मगर की बात हटाओ, आप मान ज्ञात करोगे ना, हो सकता है 4 मान ही नहीं आए, 3 ही मान आए, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, या ऐसा आ जाए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 जीरो आ जाए, ठीक है। सभी संभावनाएं। तो अब तो मान निकालो कि आ कितना रहा है। फिर पॉजिटिव मान आता है तो हमें पता है मिनिमा बनेगा, नेगेटिव मान आता है तो मैक्सिमा, जीरो आया तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा। तरीका तीन ही प्रकार की संभावनाएं। मान लीजिए किसी सवाल में 6 बार मान पॉजिटिव आया तो वो 6 जगह मिनिमा होगा, वो 6 जगह मिनिमा। मान लीजिए 5 जगह मान आया पॉजिटिव, नहीं 5 जगह मान आया नेगेटिव, तो वो 5 जगह बनेगा बेटा मैक्सिमा। मान लीजिए 2 जगह मान आया जीरो, तो वो 2 जगह ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। मैक्सिमम मान इतना कृतिका, वेरी गुड बेटा। सोनू वेरी गुड। ऐसे बहुत से मान हो सकते हैं बेटा, है ना। वो तो dy बाई dx करो, जीरो आ जाए कोई, फिर वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, टाइम लगेगा उसका, है ना। और हमें जरूरत भी नहीं पड़ती बेटा, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। सर ये वाला समझ नहीं आया प्राची, कौन सा वाला? अरे ये कौन सा बेटा? इसमें क्या है कि जैसे अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं पिछले पेज पर कि x बराबर 2 पर आएगा मैक्सिमा, x बराबर 3 पर आएगा मिनिमा। अब मैक्सिमा का मान होगा कितना? तो अगर हमें मैक्सिमा का मान निकालना है तो अभी बताओ कि कब है मैक्सिमा? मैक्सिमा कब है? तो सर x बराबर 2 पर। तो इस समीकरण में x की जगह 2 लिख दो। इस समीकरण में x की जगह 2 लिख लो। यहाँ पर y का मिनिमम मान तो x बराबर 3 पर आ रहा है, तो इस समीकरण में जहां जहां x है उस जगह 3 लिख जाओ। वही तो मैंने किया, दिमाग लगाओ। यहाँ x जगह 3 लिख दिया, इस x जगह 3 लिख दिया, इस x जगह 3 लिख दिया। अगर x बराबर 10 पे मिनिमा होता और हमें मिनिमम मान याद करना होता तो हम x की जगह 10 लिख देते। क्लियर है? चलिए, फोन में पोल नहीं आ रहा है। बेटा अगर इसमें फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो ये मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक एक बार फिर से पूरा देखना। क्या नाम है बेटा आपका? नारायण IITN। अगर इसमें तब भी कोई समस्या है बेटा तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, आप नोट कर लो कि ये वाला पॉइंट हमें फिर से देखना है वीडियो में, तो एक बार फिर से देखना, फिर समझ जाओगे बेटा। सर अगर एक मान पॉजिटिव आया नेगेटिव आया और दूसरा जीरो हो तब क्या होगा? तो बेटा जीरो है, मैंने बताया ना कि ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा। उसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर मान जीरो है तो ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। चलिए 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 बेटा, जिन लोगों को भी इसमें कंफ्यूजन है वो एक बार वीडियो को और देखें। ममता रावत का 2x - 3 कैसे आया, तो एक बार और अवकलन करके, अवकलन करना आता है ना बेटा आपको? अवकलन करना आता है ना। x स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया? x स्क्वायर का अवकलन हो गया बेटा 2x। 3 कांस्टेंट x का अवकलन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। x का अवकलन कितना हो गया? 1। देखो x स्क्वायर का अवकलन कितना? 2x, और 3x का अवकलन कितना? 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है और x के सापेक्ष x का अवकलन कितना हो जाएगा? देखो यहां लिख देता हूं, x स्क्वायर का अवकलन 2x - 3 कांस्टेंट है, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाता है, प्लस 2 कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0, तो कितना बचेगा? 2x - 3 बचेगा। कैसा करते हो बेटा? एटा वाला हो ना। चलिए अब अपन कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो यह अवकलन का उल्टा प्रक्रम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई फलन है fx, हम इसका अवकलन करके अवकलन करके किसी फलन gx पर पहुंचते हैं, है ना। ये कोई चीज है जिसका हमने अवकलन किया तो हमें क्या मिल गया? g मिल गया, कोई दूसरी चीज मिल गई। तो बेटा अगर हम इसका समाकलन कर देंगे, इसका अगर हम समाकलन कर दिए, इसका हम समाकलन कर दिए भैया, तो वापस f पर पहुंच जाएंगे, वापस ही f पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, ठीक है, समझे कि हम कहीं a पर हैं तो a का समाकलन करके हम पहुंचे b, तो b का अवकलन करके वापस a पे आ जाओगे, b का अवकलन करके वापस a पर आ जाओगे। अब इसके सूत्र बड़े आसान, उल्टे करते चलना है। किसको? जो अपने सूत्र थे किसके? समाकलन के, उनको उल्टा करते चलो, उनको उल्टा करते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले पहला सूत्र जो सबसे काम का सूत्र होता है, देखो समाकलन का चिन्ह ऐसा सांप जैसा बनाओ ना, सांप जैसा, तो समझो समाकलन है। सांप जैसा क्या है बेटा? समाकलन है। gx का मतलब कुछ नहीं बेटा, नाम है। gx एक नाम दे दिया, जैसे a b नाम दे देते हैं ना, जैसे gx नाम दे दिया है ना। फलन, जैसे a की फलन लिखना है तो fx, है ना। f का मतलब क्या हो गया बेटा? फलन किसका? x का। अब मैं एक और नाम देना है तो क्या नाम दूं? तो किसी ने कहा f के बाद g आता है, g नाम दे दो gx। किसी का हमारे पास अगर एक और फलन हो उसका हमें नया नाम रखना हो, नया नाम रखना हो तो hx रख दो, hx रख दो। ऐसे होता है ना कि किसी के 3 बच्चे हैं किसी आदमी के, तो एक का नाम उसने रख दिया रोहित, एक का नाम रख दिया रोहित, ठीक है। तो अगले का भी नाम रोहित ही लिख देंगे ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। 2 भाई हैं, दोनों का नाम लिख दिया रोहित, पता चला रोहित इधर आओ, कौन सा वाला रोहित? दोनों आ गए, कई बार दोनों ही नहीं आए, उस वाले को बुला रहे होंगे, तो अलग नाम रखते हैं ना बेटा। एक का नाम रख दिया रोहित और दूसरे का नाम क्या रख दिया? चिन्नू, मिन्नू, चिंटू रख दिया, दूसरे का नाम रख दिया चिंटू, तीसरा होता है उसका कुछ और नाम रख देते पिंटू। तो ऐसे एक फलन fx है तो कोई दूसरा फलन उसका नाम gx रख दिया, कोई तीसरा फलन उसका नाम hx रख दिया, है ना, ऐसे। चलो, तो ये जो सांप जैसा चिन्ह होता है तो समाकलन का संकेत है। समाकलन का क्या है बेटा? ये संकेत है। तो पहला सूत्र इसमें ये है, इंटीग्रल x की घात n, सबसे इंपॉर्टेंट चीज x की घात n, ठीक है।
इंटू डीएक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते ऐसे हैं x की घात n, x की घात n का समाकलन, समाकलन x के सापेक्ष। कई बार लोग बोलते हैं dx के सापेक्ष, नहीं dx के नहीं, x के सापेक्ष। चर कौन है, x है। चर कौन है बेटा, x है। ओके चलिए चलिए, तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। ये पहला वाला सूत्र है। सर प्लस सी कहां से आया, हमने कहा अभी आप मान लो सी क्या है, कुछ कांस्टेंट। सी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, नियतांक है कोई, है ना। तो हर बार अपन को लिखना है, हर बार अपन को प्लस सी लिखते चलना है। प्लस सी नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत माना जाएगा। प्लस सी लिखना है, बरोबर। चलिए, लेकिन ध्यान रहे इसमें n बराबर 1 नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे इसमें n बराबर -1, एक नहीं, -1 नहीं होना चाहिए। n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। सर क्या गड़बड़ हो जाएगा, x बराबर अगर -1 हुआ तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने कहा देखो n का मान यहाँ -1 रखो, तो n का मान कितना रखो बेटा, -1। तो n का मान अगर -1 हो गया, ये +1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0। तो किसी भी चीज के अगर बटे में 0 होता है तो वो चीज अपरिभाषित हो जाती है। ये चीज क्या हो जाती है, अपरिभाषित। बेटा ये सांप इसलिए बनाया, ये संकेत है समाकलन का, तो n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो समीकरण हो गया। अब आप कहेंगे सर मान लो अगर x बराबर -1 हुआ तो, x बराबर -1 हुआ तो हमने कहा देखते हैं, सोचते हैं x की घात कितनी है, -1, इसका समाकलन करना है। यहाँ n का मान कितना है, -1 है। n क्या है, घात, n क्या है, घात, और घात का मान अगर -1 है तो वो संभव नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। तो n का मान बेटा -1 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सवाल में दिया हुआ हो तो क्या करोगे, तो आप कहेंगे अगर इसका मान -1 दिया है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/x, 1/x। ठीक है, 1/x, और 1/x का इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, 1/x का जो समाकलन होगा वो कितना हो जाएगा, log x। सर क्यों, कैसे, हमने कहा देखो अवकलन का उल्टा समाकलन है, अवकलन का उल्टा समाकलन। तो अगर हमने log x का अवकलन किया, log x का अवकलन किया तो कितना आया था, 1/x आया था। log x का अवकलन 1/x आया था, तो 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, log x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो याद रखना, ये सूत्र है, इनको याद रखना है। अब देखो तीसरा वाला और सूत्र कि सर कभी ऐसे कुछ कांस्टेंट है कि इसका हमें समाकलन करना है, कोई कांस्टेंट है अकेला, इसका समाकलन करना है। तो देखो बेटा जो चीजें भी कांस्टेंट हैं उनको हम समाकलन के बाहर निकाल सकते हैं, जो भी चीजें कांस्टेंट हैं उनको हम समाकलन के बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अवकलन के बाहर निकाल देते थे, जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है किसी चर के साथ, तो हम उसको छेड़ते नहीं थे। तो यहाँ पर k है, k कांस्टेंट है तो हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इंटू dx। ठीक है, इंटू dx। अब ये कितना हो जाएगा, देखो कैसे याद रखोगे कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, मतलब समाकलन अवकलन को खा जाएगा। किसी भी चीज को दो बार उल्टा करो, एक बार आप समाकलन कर रहे हो फिर अवकलन कर रहे हो तो जहां चले वहीं पहुंच गए ना। किसी भी चीज को अगर आप दो बार उल्टा करो तो सीधी हो जाती है, वही आ जाएगी। देखो अभी देखना, इस पेन की नोक ऊपर है, पेन हटाओ, बोतल है, बोतल है, ढक्कन ऊपर, ढक्कन ऊपर, हम इसको दो बार उल्टा कर रहे हैं, एक बार फिर एक बार तो सीधी हो गई, है ना। ऐसे ही कि अवकलन समाकलन है, ठीक है, हम x का एक बार अवकलन करें, d का मतलब अवकलन, x का एक बार अवकलन करें, d का मतलब अवकलन फिर समाकलन, तो वो x ही रहेगा। तो आप याद ऐसे रखोगे कि अवकलन समाकलन को खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, अवकलन समाकलन को खा जाएगा। तो k कांस्टेंट था, x का समाकलन x हुआ प्लस c। ओके, प्लस c, ऐसा, बरोबर। चलिए अब देखो ये हो गया। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि कुछ कांस्टेंट है और ये x की घात n है dx, कांस्टेंट x की घात n है dx, तो आप क्या करोगे, देखो जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट उसको बाहर बुला लो, कांस्टेंट को बाहर बुला लो। ठीक है, बचा क्या, x की घात n dx। ठीक है, तो k तो कांस्टेंट ही है, x की घात n का समाकलन x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो इन सारे सूत्रों को बेटा याद रखना है, इन सारे सूत्रों को क्या करना है, याद रखना है। और इसमें से ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसमें भी x की घात n वाला ही नियम लगा देते हैं, x की घात n वाला नियम इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा और जो अन्य सूत्र होते हैं, कहाँ गए हैं, क्या है, क्या यहाँ, चलो मैं अपने खुद के पर्सनल हाथों से लिख देता हूँ, पर्सनल हाथों से लिख देता हूँ, जल्दी से जल्दी से। तो अगला सूत्र किसका, जो हमें काम आते हैं वो अपन पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगला सूत्र पांचवा, जैसे a की घात x log ऑफ a है, इसका हमें समाकलन करना है, इसका हमको क्या करना है, समाकलन। तो ये हो जाएगा a की घात x प्लस c, a की घात x प्लस c। ठीक है, दूसरा छठवां अपन लिखें, छठवां अपन लिखें तो छठवां अगर अपन लिख जाए, सर ये कैसे आया, कि देखो इसका हम अवकलन करते थे, याद करो, इसका a की घात x का अवकलन ये होता था, a की घात x का अवकलन ये वाला होता था, तो इसका समाकलन a की घात x आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन करें a की घात x का, तो e की घात x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो e की घात x ही रहता है। ये बड़ा प्यारा चीज होता है, e की घात x, e की घात x का e की घात x, क्योंकि e की घात x का अवकलन e की घात x होता था, तो उसका समाकलन भी e की घात x ही होगा। रंजीत बेटा जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम सब पढ़ेंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझते चलो, जिस चीज की जरूरत होगी बेटा हम वो सब पढ़ेंगे। पांचवा हो गया, छठवां हो गया, अब क्या बच गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया। तो इंटीग्रेशन sin x dx, ये क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बस उल्टे करते चलो अपने जो पहले पढ़े हुए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, ये कितना होता है, ये होता है साइन एक्स प्लस सी। फिर अगला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये क्या हो जाता है टेन एक्स प्लस सी। उल्टा कर दो, ठीक है, किसको, अवकलन को, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स। ठीक है, अच्छा ये 9वां होगा। ठीक है, 10वां कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का कॉट ऑफ एक्स डीएक्स आ जाएगा, सॉरी कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, 11वां कितना हो जाएगा बेटा, 11वां कितना हो जाएगा, इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स।
तो ये हो जाएगा sec x। बस मैं उल्टा कर रहा है सूत्र को, और इनकी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। हमें जो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में वो साइन और कॉस की, साइन और कॉस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। इनकी जरूरत शायद ही कभी पड़ जाए, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो कुछ समय बाद आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही आप। अगला इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, ये कितना हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी, माइनस cosec x प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है ऐसा। तो ये याद रखना बेटा। इसमें से भी मैंने आपको बता दिया कि ये वाला महत्वपूर्ण है, ये वाली जरूरी है, ये वाला जरूरी, ये वाला जरूरी, ये वाला जरूरी, ठीक है। और ये तो मतलब ये वाला जरूरी, ठीक है। तो ये एक ही जैसे हैं, बस कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। ये वाला भी जरूरी है और ये वाला भी जरूरी है। सर ये जरूरी नहीं, हमने कहा इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, इसमें कोई खास फर्क है ही नहीं। यहाँ पर के अलग से आ गया तो के एज इट इज लिखा रहने दिया, ठीक है। कितने लोग इनको याद रखेंगे, स्पेशली जिन पे मैंने स्टार बनाए हैं, इनको अगर आप भूल भी जाओगे तो चलेगा, हम आपको याद दिला देंगे। और फिर इनको एक बार आप गणित में पढ़ेंगे, गणित में एक बड़ा अध्याय होता है, आप लगभग 6 से 8 लेक्चर तक समाकलन पढ़ेंगे, 6 से 8 लेक्चर तक बेटा समाकलन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। सी बेटा यहाँ कांस्टेंट होता है, हम ये बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो आगे बताएंगे कि सी क्यों लिखते हैं। फिलहाल है ना, अपन उतना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं कि इन प्रकार के समाकलन में हम सी लिख देते हैं। तो आप सिर्फ सी लिख दिया करो, सिर्फ सी लिख दिया करो। हम आगे निश्चित समाकलन होते हैं, लिमिट वाले समाकलन होते हैं, उनमें बताएंगे कि सी क्यों लिखते हैं, ठीक है। अभी आप इतना देखो कि सी आता है, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को जो मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट हैं, कितने लोग याद रखेंगे? जो याद रखेंगे वो थम्स अप, थम्स अप, जो नहीं लिखेंगे वो थम्स डाउन। जल्दी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक चीज और है ना, ये डायरेक्ट ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। वैसे इसको एक मेथड बोलते हैं अपन, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, बरोबर। लेकिन उस विधि की हमें उतनी आवश्यकता फिजिक्स में नहीं होती है, मैथ में होगी तो मैथ में आप पढ़ोगे। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, जिसमें बता रहा हूँ उसी में लगाना ट्रिक, ठीक है। कभी कोई भी फलन ऐसा हुआ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसकी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। कि कभी ऐसा हो समाकलन, ये चिन्ह क्या हुआ, ये समाकलन है किसका, एफ ऑफ एक्स नहीं, कुछ लिखा है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ पर एक्स नहीं है सर, यहाँ पर वैसे तो एफ ऑफ एक्स होता था, एफ ऑफ एक्स होता था, यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को ऐसा लिखा है। तो इसका तरीका क्या है कि एफ का समाकलन, एफ का समाकलन करेंगे, समाकलन कर देंगे आप, ठीक है। और बटे में एक्स का गुणांक, बटे में एक्स का गुणांक, बटे में एक्स का गुणांक, बस खत्म बात। याद रखना भाई, एफ का समाकलन बटे में एक्स का गुणांक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज घनघोर इंपॉर्टेंट। मैंने अभी तक ऐसा नहीं लिखा होगा, ये घनघोर इंपॉर्टेंट चीज है, घनघोर इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इस पर अपन एक दो सवाल करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, एग्जांपल के लिए हमने कहा कि इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x प्लस 3। अब सिर्फ साइन एक्स होता, सिर्फ साइन एक्स होता तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता, माइनस कॉस एक्स। सिर्फ साइन एक्स होता तो इंटीग्रेशन हो जाता बेटा माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, साइन का समाकलन। सर साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन क्या होता है, हमने पिछले पन्ने पे लिखवाया और स्टार भी बनाया कि साइन का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस। साइन का समाकलन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ, जो लिखा है एस लिख लो, 2x प्लस 3, और बटे में एक्स का गुणांक कितना है 2, बटे में एक्स का गुणांक वो कितना है 2 है। आंसर हो गया भैया, आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4x dx। तो देखो e की घात x वाला है, तो e की घात x का समाकलन क्या होता है सर, e की घात x का समाकलन e की घात x ही होता है। तो e की घात x का समाकलन e की घात x ही होता है। x की जगह कितना है, ये रहा, अपॉन माइनस 4, अपॉन माइनस 4 प्लस c। याद रखो x का गुणांक क्या कितना है, 4 ना, माइनस 4। x का गुणांक कितना बेटा, माइनस 4 है। बेटा अभी तेरा नीचे x का गुणांक मतलब 2 कैसे है भाई, ये पढ़ो ना, ये अभी ट्रिक बताइए मैंने, ट्रिक, ये टेक्निक है कि f का समाकलन करो और बटे में x का गुणांक रखो। नीचे 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर 2 इसलिए आया क्योंकि x का गुणांक 2 है। समझ गए बात को? बैकग्राउंड नॉइस सभी को आ रही है क्या? तो ये बेटा ये समझना नहीं, मतलब आपको ये तरीका याद रखना है, जो टेक्निक होती है बेटा, ट्रिक होती है ना, आगे भी हम ट्रिक बताएंगे। ये ट्रिक है, याद रखो। ट्रिक ना क्या कैसे आती है बेटा, बहुत सारे सवाल अपन हल करते हैं, बहुत सारे केसेस अपन सॉल्व करते हैं, और कोई अगर तकनीक सभी प्रकार के सवाल हल करने में मददगार है तो उसको हम कहते हैं ट्रिक। और ट्रिक को डायरेक्ट याद रखा जाता है ना, कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। आगे भी हम कहेंगे टेक्निक है, ट्रिक है, आप इसको इस तरीके से याद रख लो तो आपको याद रखना होता है ना। कि जैसे अपन ये गिनते हैं ना, महीने गिनते हैं कि किस महीने में 31 दिन होते हैं, किस महीने में 31 दिन होते हैं, कैसे, क्या ट्रिक जानते हो आप? मुझे अगर पता करना है कि किस महीने में 31 दिन है तो क्या ट्रिक यूज करते हो, क्या टेक्निक यूज करते हो? वैसे तो आप महीनों के नाम ही याद कर लो, सीधे महीनों के नाम याद कर लो, जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, मई में 31 होते हैं, तो महीनों के नाम याद कर लो। या फिर अपन कोई टेक्निक याद रखते हैं, टेक्निक लगाते हैं। कैसे याद रखते हो? हाथों से। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई ये कुछ बैकग्राउंड नॉइस का बोल रहे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा आ रही है, नहीं बात ठीक।
तो अपन ऐसे याद रखते हैं ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जो उठे हुए भाग पर, जिसको हम मैक्सिमा कह सकते हैं, उठे हुए भाग को कैसे कह सकते हैं मैक्सिमा, तो जो उठे हुए भाग पर हड्डियों पर जो महीने आते हैं उनमें 31 महीने होते हैं, नीचे आते हैं उनमें 31 नहीं होते हैं, हड्डियों पर आते हैं 31, नीचे आए 31 नहीं होते हैं, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब ये टेक्निक, एक ट्रिक है, ये कैसे पता चली? अरे भाई किसी ने ना सोचा होगा, करके देखा होगा और इससे हो गया, तो याद रख ले। अब आपको सर ऐसे कैसे गिन लिया, समझ नहीं आया, तो ये समझना, ये समझने वाली बात नहीं है, एक टेक्निक है, ये टेक्निक है जिसको अपन याद रख लेते हैं डायरेक्ट, तो अपना काम आसान हो जाता है। तो जो ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक होती हैं, वो क्यों होती है, किस लिए होती है? कि अपना समय बचाने के लिए, सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए। कैसे आती है बेटा? प्रैक्टिस से, है ना, मतलब जैसे प्रैक्टिस से कि बहुत सारे क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किए होंगे, जैसे मैंने कोई ट्रिक बनाई, तो कैसे बनाई? मैंने बहुत सारे सवाल हल किए, बहुत सारे सवाल हल किए, और मैं कोई ऐसा तरीका देखा कि वो हर सवाल में एप्लीकेबल है, तो हम कह देंगे अच्छा अगर इस प्रकार के सवाल हो तो इसके लिए टेक्निक ही डायरेक्ट आंसर आएगा। आगे ओके, ठीक है। एक वाला कह रहा है सम विषम से याद रखेंगे, नहीं बेटा, 2 महीने ऐसे भी होते हैं जिनमें लगातार 31 दिन होते हैं, दिनों के लिए गलत ट्रिक होगी तुम्हारी कि सम विषम से हम याद रख लेंगे, नहीं। सम विषम, जुलाई में कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त लगातार 2 महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। ओके, चलिए, तो ये टेक्निक होती है ऐसे। तो बेटा प्लीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। और एग्जांपल देखो इस पर, हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x या चलो 7x dx, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? कॉस का, तो कॉस का क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? साइन, तो ये हो जाएगा साइन 7x, साइन 7x। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है? यहाँ पर x का गुणांक कितना? जल्दी बोलो। हेलो, नमस्ते। हाँ लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर कर रहा हूँ मैं 8:30 बजे। चलिए, हाँ, तो देखो पहले अपन ने क्या किया? कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया, इसके अंदर जो लिखा है लिख दिया, फिर टेक्निक क्या है? जो भी x का गुणांक है वो बटे में लिख दो, खत्म। इतनी आसान तो टेक्निक है, इतनी आसान तो टेक्निक है भैया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, हमने कहा इंटीग्रल 1/4x + 5, 4x + 1 ले लो, 4x + 1, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो सर ये 1/x के जैसा है, 1/x है नहीं, 1/x के जैसा है, तो 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? log x, तो log ऑफ x की जगह क्या है यहाँ पर? 4x + 1, 4x + 1 बटे में x का गुणांक, बटे में x का गुणांक जो कितना है? 4, खत्म बात। अरे टेक्निक सीखे कि नहीं सीखे? टेक्निक सीखे कि नहीं सीखे बरकरार? वैसे इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, लेकिन फिलहाल हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, अगर कभी होगी तो हम वहीं बता देंगे। वैसे तब तक तो आप गणित में पढ़ लोगे भाई, गणित में पढ़ लोगे, है ना, लेकिन हमें कहीं और जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे डिस्कस क्या करेंगे। देखो अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखो, कभी ऐसा हुआ इंटीग्रल sec ऑफ 3x और tan ऑफ 3x dx, ठीक है। तो अगर ये sec x tan x होता, sec x tan x होता, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाता? tan x, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाता? tan x हो जाता, क्योंकि tan x का नहीं sec x हो जाता, क्या हो जाता? sec x। अगर ये sec x tan x होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता? sec x, लेकिन x नहीं है, x की जगह क्या है? 3x, तो sec ऑफ 3x बटे में x का गुणांक देखो, x का गुणांक देखो दोनों में कितना है? 3, तो बटे में 3 प्लस 3। टेक्निक समझ रहे हो दोस्त? टेक्निक ये नहीं समझ रहे हो? सर समझ रहे हैं सर? वो सर समझ रहे हैं, हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो ये x की घात n वाला है, x की घात n वाला है, तो x की घात n है ना, x की घात n का एक बार और ये बहुत महत्वपूर्ण है, x की घात n dx, तो इसमें अपन क्या कैसे यूज करते हैं? x की घात n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, तो x की घात 5 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की घात 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1 प्लस c, तो x की घात 6 बटे 6 प्लस c, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो भाई, इंटीग्रल, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल 1/x⁴ लिख सकते हैं, इंटू dx हो गया, इसको इंटीग्रल x⁻−1/2 लिख सकते हैं, इंटू dx हो गया, तो ये ठीक है। अभी x घात n के जैसा बन गया, किसके जैसा बन गया? x घात n के जैसा, और n का मान कितना है? ये n का मान है भैया, ये n का मान है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की घात -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया, बचेगा x की घात 1/2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या बचेगा? 1/2 + c, 1/2 + c, ठीक है। तो 2√x, हाँ बिल्कुल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√x + c, 2√x + c, क्लियर है बात? हाँ मास्टर क्लियर है। अगला सवाल देखिए, इसको देखो, ये हो जाएगा इंटीग्रल r⁻² dr, r⁻² dr, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r की घात -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस c, तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये r⁻1 अपॉन -1 प्लस c इज इक्वल टू ये माइनस का 1 अपॉन r प्लस c, माइनस का 1 अपॉन r प्लस c, ठीक है, ऐसा -1 अपॉन r प्लस c। ओके क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से आसान आसान से ही सवाल होते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन में यहाँ आ रहे तो यहाँ पर भी आ रहे, टी होता तो टी में इंटीग्रेशन करते, टी होता तो इंटीग्रेशन किसमें करते बेटा? टी में करते। अब देखो बेटा कि अगर दो फलन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा? दो फलन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं तो प्रतिस्थापन कहाँ से हो गया? ठीक है, जोड़ने या घटाने का नियम, जोड़ने या घटाने का नियम, घटाने का नियम, जोड़ने या घटाने का नियम,
ठीक है, जोड़ने या घटाने का नियम। ठीक है, तो जोड़ने घटाने का नियम बड़ा आसान सा है। जैसे दो फलन है जोड़ रहे हैं, है ना, कुछ चलो हमने नाम दिया, एक फलन है पहला, दूसरे का नाम दिया दूसरा, है ना, नाम देने नाम, दो फलन है ना, नाम 1 2 दे दिया, सर 1 2 नहीं, एक का नाम दे दो fx, दूसरे का नाम दे दो gx। चलो एक फलन का नाम हमने दे दिया fx, दूसरे का नाम दे दिया gx, इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रल f ऑफ x इंटू dx प्लस या माइनस इंटीग्रल g ऑफ x इंटू dx, है ना, सिंपल सा नियम है। पहले वाले का अवकलन अलग कर दो, दूसरे वाले का अवकलन अलग कर दो, पहले वाले का अवकलन अलग करो और दूसरे वाले का अवकलन अलग कर दो। कि आवाज में क्या दिक्कत आ रही है और शिवम भाई? यार बैकग्राउंड आवाज आ रही है, चला के देखो ना थोड़ी देर बैठ के ना, थोड़ा दूर जाके ना, जैसे उस साइड बैठ के जाके सुनना कि आ रही है या नहीं, है ना, कि जब सर बोले बोले अगर अभी नहीं आई क्योंकि अभी शायद बोल नहीं रहे, एक बार या कमेंट करो ना 5 मिनट, शायद इधर से आती है। अच्छा चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा नियम है भाई जोड़ने या घटाने का, कि दो फलन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो दिमाग ही नहीं लगाना है। पहला फलन कौन सा, fx, fx का इंटीग्रेशन कर दिया अलग, फिर दूसरा फलन gx, gx का इंटीग्रेशन कर दिया अलग, बीच में अगर प्लस साइन है तो प्लस लगाना है, बीच में अगर माइनस साइन है तो माइनस लगाना है, बीच में अगर माइनस साइन है तो माइनस लगाना है। ठीक है, ओके, चलिए 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 अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, हमें इसका y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, इंटीग्रल y dx, इंटीग्रल y dx। ठीक है, अब इंटीग्रल y है क्या, y का मान कितना दिया, e की घात x प्लस 1 x, यही तो y है भाई। इसको क्या पढ़ेंगे, y का समाकलन x के सापेक्ष, y का समाकलन x के सापेक्ष। अब y का मान कितना, y का मान कहां से लाएं, सब्जी मंडी जाएंगे, कहीं सब्जी मंडी नहीं, पहले ही ला के रखा हुआ है। ठीक है, इनटू dx इज इक्वल टू e की घात x का, e की घात x ही हो जाएगा प्लस 1 x का कितना हो गया, log x हो गया, प्लस c बेटा हर जगह लगाना है, मैंने कहीं छोड़ भी दिया हो तो आपको ध्यान रखना कि प्लस c लगाना है। ठीक है, अब देखो कुछ इस तरीके की चीज मिल जाए मान लो, तो y का समाकलन x के सापेक्ष कीजिए, y का समाकलन x के सापेक्ष कीजिए जहां y बराबर इतना। तो देखो ऐसा फलन दिया तो जरूर नहीं कई बार कि सीधे सीधे आपको अवकलन करने लायक फलन मिल जाए। आप इसको हल करो, इसको सिंपलीफाई करो, ये रूट x, हम इसका तो नियम जानते ही नहीं है, इसका नियम जानते ही नहीं है कि वर्ग का, अभी पढ़ा ही नहीं है अपन ने, तो इसका वर्ग करो तो सही अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट x इंटू 1 बाय रूट x, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, अब इसका समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है इंटीग्रल y का समाकलन x के सापेक्ष। तो y का मान रख दो, कितना आ गया, y का मान ये दे पास, ये आ गया y का मान, तो y का मान कितना, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये तीनों जुड़ रहे हैं तो तीनों का अलग अलग कर दो, तीनों का अलग अलग कर दो, इंटीग्रल x dx प्लस, या एक साथ भी कर सकते हो 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रल 2 इंटू dx। तो देखो x घात कितना है 1 है, x घात कितना है 1, तो इसका हो जाएगा x घात 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 घात वाला नियम, प्लस इसका कितना हो जाएगा log ऑफ x हो जाएगा, प्लस 2 इंटीग्रेशन, ये 2 है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा गया, है ना, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई किया, आपको कुछ पता नहीं, x² 2 प्लस log ऑफ x प्लस 2x, खत्म बात, कैसी बात, खत्म बात। ठीक है, तो इतना आसान है। अब बेटा ध्यान से सुनो, दिमाग लगाओ, इतनी आसान चीजें हैं ये, इसमें कंफ्यूज होगे तो कैसे चलेगा यार। यस बेटा प्लस सी हर जगह रहेगा, एक बार और सूत्र याद करना, सूत्र याद करना बेटा एक बार और। यस प्लस सी अगर मैं कहीं लिखना भूल जाऊं तो आप लिख लेना प्लस सी हर जगह आएगा। और एग्जांपल बताते हैं। अब देखो तुमको ये वर्ग किया मैंने इसका, रूट एक्स का वर्ग x, 1 अपॉन रूट एक्स का वर्ग 1 अपॉन x। ठीक है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है। अब इसका समाकलन अलग कर दो, ये x है तो x की घात n का समाकलन क्या होता है बेटा, x की घात n का समाकलन होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। n का मान कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये 1 अपॉन x का log x, 2 का 2x, 2 तो बेटा कांस्टेंट है ना, 2 बाहर बुला लो, या लो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, 2 कांस्टेंट है भैया, और ये बता इंटीग्रल dx। अब मैंने आपको बताया, भूल जाओगे तो क्या चलेगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा जाता है, खत्म करो उसको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा जाएगा, खत्म करो। ठीक है, दैट्स इट। तो कितने लोगों को ये बात क्लियर है, कितने लोगों को सवाल क्लियर है, कितने लोग सीख रहे हैं, थम्स अप, कितने लोग ये चीज सीख रहे हैं, थम्स अप खेल जाओ भाई। अब क्या कर रहे हैं भाई, कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड बढ़ाओ और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर रिपीट करो, हमको समझ नहीं आया है। तो कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, सबको साथ लेके चलना है, तो स्पीड ऐसी रखना है औसत कि सबको समझ आए लगभग जो ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब इन दोनों को आप करने का कोशिश करो, इसमें भाई एक किससे करोगे, ट्रिक से, जो ट्रिक वाला मेथड, ट्रिक वाला मेथड। दोनों जल्दी सॉल्व करो, खुद से करोगे तो सीखोगे। वेरी गुड। ये 5-6% बच्चे बेटा, आप और मतलब आप और थोड़ा ध्यान दो। आप सोचो ना कि 94% बच्चे इन्हीं चीज़ों को समझ रहे हैं, 94 से 95% बच्चे। अब जो 5-6% बच्चे हैं ये नहीं समझ रहे हैं। वैसे 100% बच्चे तो कभी समझते हैं। मेरे लास्ट ईयर मैंने दिया था, जोड़ने घटाने का सवाल दिया था और मैंने कहा था मेरी दिल इच्छा है कि इसमें 100% लोग सही करें जोड़ने घटाने वाले सवाल में, लेकिन उसमें भी 100% लोगों ने सही नहीं किया था। 100% तो पता नहीं, कुछ लोग जानबूझ के भी उल्टा सीधा करते हैं। जैसे हम कहना 3 + 12 + 9, 3 + 12 + 9, ये इसका आंसर बताओ, 3 + 12 + 9 इसका आंसर बताओ। मैं यही सवाल दे दूं,
30 सेकंड बोलते हैं इसके लिए, है ना। इंटीजर टाइप का सवाल है, इंटीजर संख्या में आंसर देना है ना। जैसे आंसर आ रहा है 14 तो 1 और 4 दबाना है, 14 लिखना है। कमेंट में लिखना है, पोल में लिखना है बेटा, पोल में लिखना है। तीस सेकंड आंसर पोल में लिखना है। वैसे तो कुछ बच्चे तो कमेंट में भी गलत लिख रहे हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ ना कि जो 5-6% बच्चे हैं ना, जो कहते हैं कि नहीं हमें समझ नहीं आया, हमसे डाउन पोल करते हैं, वो बच्चे ध्यान से सुनते ही नहीं है। कई बार जबरदस्ती गलत उत्तर देना है, कई बार उनको जबरदस्ती थम्स डाउन करना है, कई बच्चे, सभी की नहीं कह रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए 24। समझ रहे हो, ये सवाल 88.24% बच्चे आंसर करेक्टली, समझ रहे हो, है ना। तो अब वैसे तो मैं ये 12% का भी कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मेरे पास देवी शक्तियां नहीं है। मैं साधु हूँ लेकिन मेरे पास ना दिव्यास्त्र नहीं है कि मैं इन 12% बच्चों को सिखा सकूं। लिटरली है ही नहीं दिव्यास्त्र। अब मैं कभी दिव्यास्त्रों की खोज में निकलूंगा, स्वर्ग जाऊंगा, तपस्या करूंगा, इंद्रदेव को प्रसन्न करूंगा, मेनका को प्रसन्न करूंगा, पसंद नहीं करना, साधु आदमी प्रसन्न करूंगा, ठीक है। फिर मुझे दिव्य अस्त्र और शस्त्र मिलेंगे, दिव्यास्त्र कहते हैं इसको, अलौकिक शक्तियां आएंगी मेरे पास, फिर मैं इन 12% बच्चों को कुछ कर पाऊंगा। चलिए अब ये कहेंगे सर मेरे पास पोल नहीं आया, या पोल रॉन्ग हो गया। कुछ बच्चे तो कमेंट में कोई 22 लिख रहा है, कोई 26 लिख रहा है, हमने कमेंट में भी तो पढ़ा है। अब तो अच्छा, इधर टी है तो टी के सापेक्ष करना है, दिमाग नहीं लगाना। इधर sin 3t है तो इधर भी टी है, तो इसका तरीका क्या है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस, और इधर क्या लिखा है 3t बटे में टी का गुणांक। x होता था तो x का गुणांक लिखते हैं, टी है तो टी का गुणांक कितना बेटा 3 है, 3 प्लस। इसको देखो कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और इधर कितना लिखा है 3x + 4 लिखा है, 3x + 4 अपॉन में x का गुणांक कितना है 3 है, अपॉन में x का गुणांक वो कितना है 3 + 6, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। इसको जल्दी से हल करो, इसके जल्दी से आंसर बताओ भाई, इसके आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से, बहुत जल्दी, फटाफट। तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर -2x, e की पावर -2x अपॉन में माइनस का 2x, अपॉन में -2x प्लस c, e की घात x का e की घात x ही होता है। हाँ सर, तो यहाँ क्या e की घात -2x, तो उनका e की घात -2x का इंटीग्रेशन e की घात -2x और बटे में x का गुणांक कितना -2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1/x के जैसा है, मतलब है t में, तो ये 1/x के जैसा कह लो, यहाँ पे 1/t के जैसा है। तो इसका आंसर आप बताओ जल्दी से, इसका आंसर सॉल्व कर लो, भले कमेंट में नहीं लिखो चलेगा, सॉल्व कर लो। तो ये 1/x के जैसा है, तो log 1/x होता तो log x क्या कितना है 40 - 1 अपॉन में t का गुणांक कितना हो 4 है, 4 तो t का गुणांक लिख देना बेटे में, खत्म बात, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही ना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, है ना। भले ही कमेंट में मत लिखना बेटा, क्योंकि कमेंट में लिखोगे कई बार लिख नहीं पाओगे, टेढ़ा मिलाएगा, बट कॉपी में लिख लो, फिर आंसर मैच कर लेना। कमेंट में लिखने की जरूरत ना है, कॉपी में लिख लेना, फिर अपन कमेंट में मैच कर लेंगे आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो ये x की घात n का जैसा है, ध्यान देना, पहले इस पद का इंटीग्रेशन x की घात e का अलग करना है, प्लस इंटीग्रेशन e की घात x का अलग करना है, प्लस इंटीग्रेशन e की घात e का अलग करना है। देखना भाई, इसका हो जाएगा x की घात e + 1 अपॉन e + 1, ये x की घात n के जैसा है, x की घात कोई संख्या, e एक संख्या ही होती है, e हुआ, पाई हुआ, ये एक संख्या ही होती है, ठीक है। प्लस e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x ही होता है, e की घात x का इंटीग्रेशन बेटा e की घात x ही होता है, ठीक है। और प्लस e की घात e अपने में एक कांस्टेंट है, जैसे 2 की घात 2 कितना आएगा 4, है ना, 2 की घात 2 होता कितना आता 4, 2 की 3 की घात 3 होता कितना आता 27 आता, ऐसे e की घात e है तो कोई संख्या ही आएगी बेटा, कोई संख्या ही आएगी जो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये e की घात e एक कांस्टेंट होगा, इंटीग्रल क्या बचा बेटा dx बचा, ठीक है। तो इनटू, अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा जाएगा, तो x बचेगा, प्लस c तो हर बार लिखना ही, प्लस c तो बेटा लिखना ही है। कितने लोग समझ गए सवाल, थम्स अप कितने लोग समझ गए, तो समझो बेटा, इसी टाइप के सवाल होते हैं, इसमें 2-3 तरीके का मिक्सअप था, तो समझ गया ना बेटा सब लोग। कितने लोगों का करेक्ट था ये सवाल, कमेंट में 7 लिखो, 7 थाला फोरा रीजन। अच्छा देखो, इस प्रकार के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन किसका है, इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx। तो अभी साइन स्क्वायर वाला तो कभी किया नहीं अपन, मैंने कराई नहीं। अब कोई साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, हाफ एंगल में, डबल एंगल में, कोई लिख सकता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, कोई जानता है क्या। तो मेरे गांव में मुझे एक बार ऐसा सिखाया था कि ये साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्या मेरे गांव में सही सिखाया था, मुझे याद नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्या मेरे गांव में सही सिखाया था, जरा बताना, सही सिखाया था कि मेरे गांव में, अगर सही सिखाया तो कमेंट में 5 लिख दो, क्या लिख दो कमेंट में 5, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र होता है। तो भाई अब देखो, कई लोग कहेंगे हमें याद नहीं, हमें पता नहीं है, नहीं पता है कोई बात नहीं, नहीं पता है बेटा कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया, अब तो याद रख लोगे,
अब तो याद रखोगे मेरे दोस्त, है ना। जैसे कई सूत्र ऐसे होते हैं कि हमें याद नहीं है या पहले याद थे या भूल गए, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ। तो जब आपके सामने आए तो आप इसको लिख लो और फिर याद रखना कहीं है ना। कॉपी के ऊपर ना ऐसे 2 लाइन बनी रहती है, ऐसे 2 लाइन बनी रहती है, उसके ऊपर जगह होती है ना, जहाँ आप जय माता दी, बम भोलेनाथ, 786, है ना, ओम नमः शिवाय, है ना, अलग अलग चीजें लिखते रहते हो बेटा। वो इसलिए होती है जगह कि जैसे सूत्र आपको मिले, कोई नई चीज मिले जो आपको पता नहीं है, तो उस पर उधर लिख लो। ठीक है, चलिए। तो अब देखो बेटा, ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से ऐसा हो जाएगा, या चलो 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 मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ क्या, कॉपी होगा, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, तो थोड़े बड़े बच्चे हो समझ जाओगे। तो मैं इसको लिखूँ 1 माइनस cos 2x, थीटा की जगह क्या है x है, अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब मैं इसको तोड़ लूँ तो इसको ऐसे तोड़ सकता है, इंटीग्रल 1/2 इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रल cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा इसको। अब इसमें देखो, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो देखो अगेन 1/2 कांस्टेंट है, इधर बचा है इंटीग्रल व्हाट dx, माइनस इसमें से भी 1/2 कॉमन ले लो और क्या बचा इंटीग्रल cos 2x इंटू dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा जाएगा x/2 माइनस ये कितना होगा, cos का इंटीग्रेशन, ये 1/2 तो है ही, इंटीग्रेशन किसका करना है, cos का, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin, तो ये sin 2x/2 इंटू डी, मतलब dx नहीं प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी कर दो, इधर गुणा करके आप इसको 4 कर सकते हो। है ना, ये 2 क्यों है समझे, ये x का गुणांक वाला 2 है, ये वाला 2 है, x के गुणांक वाला 2, ये वाला 2 इधर है, x का गुणांक वाला, बी केयरफुल। ठीक है, अब सिमिलर सवाल ये है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क होगा। मैं हिंट दे देता हूँ, सूत्र बता देता हूँ, हिंट क्या है ना, इसको भी नहीं याद है तो याद रखना कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। नहीं होता, ठीक है, ये हिंट है, आप इसको सॉल्व करके आएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब समाकलन में एक आध चीज रह गई है, समाकलन का गणितीय महत्व, वो अपन नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है चीजें आपको क्लियर होंगी की बात है। 0-1 खेल जाओ भाई, 0-1 खेल जाओ कमेंट में, 0-1 खेल जाओ भैया कमेंट में। इंटीग्रेशन वाली डीपीपी अभी मत करना, इंटीग्रेशन वाली डीपीपी अभी मत करना। होमवर्क होगा, जो सवाल करना है कि मैं आपको यही दे दूंगा होमवर्क में, वो आपको करने हैं। 0-1 खेलने का मतलब बेटा ऐसे कुछ बच्चे ना 0-0 भी लिख रहे हैं, 1-1 भी लिख रहे हैं, 0 भी लिख रहे हैं, 1 भी लिख रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं। 0 का मतलब होता है बेटा आपको कोई कंफ्यूजन है, मजा ना आया। 1 का मतलब होता है आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ाई के मजे ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।